दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइकोराइज़ी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइकोराइज़ी होते क्या हैं, माइकोराइज़ी कितने टाइप के होते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडो माइकोराइज़ी और इक्टो माइकोराइज़ी में क्या डिफरेंसेस है और इनसे जुड़े हुए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये जो टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक आपके एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर सेकंड माइकोलॉजी के यूनिट सेकंड से लिया गया है। द टर्म माइकोराइजा वाज कॉइन्ड बाय जर्मन फॉरेस्ट पैथोलॉजिस्ट ए बी फ्रैंक इन ईयर 1885। तो जर्मन चिकित्सक ए बी फ्रैंक ने 1885 में सबसे पहले माइकोराइजा शब्द दिया था। माइकोराइजा इज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस मींस माइको एंड रूट्स राइजो ऑफ हायर प्लांट्स। तो आपको बता दें कि जो माइकोराइजा शब्द है यह ग्रीक शब्द से बना हुआ है। माइको जिसका मीन्स होता है फंगस यानी कि कवक और राइजो जिसका मतलब है रूट्स। तो जो हायर प्लांट्स हैं उनके रूट से कवक का जो संबंध होता है यानी कि फंगस का जो एसोसिएशन होता है हायर प्लांट के रूट से उसे कहा जाता है माइकोराइजा। और यह एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें कि फंगस और हायर प्लांट दोनों को बेनिफिट होता है। तो दोनों को बेनिफिट कैसे होता है आइए हम इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं आपको फंगस दिख रहा होगा और हायर प्लांट दिख रहे होंगे। तो अगर आप डिटेल से इनके स्ट्रक्चर को देखें तो जो फंगस का हाइफा होता है आप नीचे की ओर सॉइल के अंदर देख सकते हैं कि जो ये फंगस का हाइफा है वो हायर प्लांट के रूट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो फंगस का हाइफा है वो माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है और यह माइसीलियम हायर रूट के चारों तरफ फैला होता है। तो ये फंगस का जो माइसीलियम होता है वो अपने चारों तरफ से आसानी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। यदि बात करें मिनरल की तो मिनरल में जनरली आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। तो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके यह हायर प्लांट के रूट में पहुंचाता है। तो यहाँ एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि वाटर और जो मिनरल्स हैं वो हायर प्लांट के रूट्स में जा रहे हैं। अब यहाँ से हायर प्लांट्स के रूट में जब वाटर और मिनरल पहुँचते हैं वो पहुँचते हैं सीधे हायर प्लांट के लीफ में जहाँ पर वे अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हायर प्लांट होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर और मिनरल्स के प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन ग्लूकोज के फॉर्म में करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज बनता है वापस लीफ से होता हुआ हायर प्लांट के रूट में आता है जहाँ से जो फंगस के हाइफी हैं ये इन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक नेचर होते हैं यानी कि अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं करते। तो बदले में ये क्या करते हैं हायर प्लांट से ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है और फंगस को भी बेनिफिट हो रहा है। हायर प्लांट को क्या मिल रहा है हायर प्लांट को मिल रहा है वाटर और मिनरल और बदले में फंगस को क्या मिल रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में फूड। तो फंगस के हाइफी और हायर प्लांट के रूट के बीच जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है यही कहलाता है माइकोराइजी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मोर देन 95% ऑफ प्लांट स्पीसीज हैव माइकोराइजल एसोसिएशन। तो आपको 95% से अधिक पौधों की जातियों में माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइकोराइजा की। तो मेनली देखा जाए माइकोराइजा केवल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इंडोमाइकोराइजा और सेकंड है इक्टोमाइकोराइजा। बाकी जितने भी टाइप्स हैं ये सभी इन दोनों के डेरिवेट्स हैं यानी कि बाकी जितने भी आपको टाइप्स ऑफ माइकोराइजा दिख रहे हैं वो इन्हीं दोनों से मिलते हैं। तो इन्हीं दोनों के डेरिवेट्स होते हैं बाकी सभी टाइप्स के माइकोराइजा। तो सबसे पहला है इंडोमाइकोराइजा, सेकंड है एक्टोमाइकोराइजा, थर्ड है इक्टो इंडोमाइकोराइजा, फोर्थ है इरिक्वाइड माइकोराइजा, नेक्स्ट है आर्बुटॉइड माइकोराइजा, उसके बाद है मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा और लास्ट है ऑर्किड माइकोराइजा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोमाइकोराइजा की। इंडोमाइकोराइजा वाज अर्लियर कॉल्ड एज वैम मीन्स वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजी। नाउ दे आर कॉल्ड एज एएम आर्बस्कुलर माइकोराइजा। तो इंडोमाइकोराइजा को पहले वैम कहा जाता था यानी कि वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा कहा जाता था लेकिन बाद में इसका नाम चेंज होकर अब
इसे एम यानी कि अर्बस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। मोर देन 90% ऑफ वेसिकुलर प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा फॉर्म इंडोमाइकोराइजा। तो यदि हम पूरे विश्व के वनस्पतियों की बात करें तो 90% से जो अधिक वेसिकुलर प्लांट है यानी कि जो संवहनी पौधे हैं उनमें इंडोमाइकोराइजा पाया जाता है। दिस माइकोराइजा वाज अर्लियर नेम एज वैम। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इस माइकोराइजा को पहले वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा नाम दिया गया था। वेसिकल्स एंड अर्बस्कुल्स आर मॉडिफाइड माइसीलियल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द फंगल पार्टनर इनसाइड द रूट सेल्स। तो वेसिकल और एबेस्कुल्स ये जो जड़ कोशिकाओं के अंदर कवक साथी द्वारा यानी कि फंगल पार्टनर द्वारा निर्मित संशोधित माइसीलियम संरचनाएं होती हैं। वेसिकल्स सर्व एज स्टोरेज ऑर्गन्स while arbuscules function as absorptive organs similar to Haustoria through which fungal partner derive nutrition from root cells। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं यह स्टोरेज ऑर्गन के रूप में काम करती हैं, जबकि अबस्कुल्स शोषक अंगों यानी कि हस्टोरिया के समान कार्य करता है। आपने पढ़ा होगा कि जो पैरासाइट फंगस होते हैं उनमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हास्टोरिया। तो जो अब्रस्कुल्स है वह हास्टोरिया के समान कार्य करता है, जिसके माध्यम से कवक पार्टनर जो होता है वह रूट सेल से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है। लेटर ऑल इंडोमाइकोराइजा वर नॉट फाउंड टू प्रोड्यूस वेसिकल्स एंड देयरफॉर वैम वाज रीनेम्ड एज अर्बस्कुलर माइकोराइजी, दैट्स मीन्स एएम। तो आपको बता दें कि वैम का नाम एएम इसलिए हुआ, बाद में देखा गया कि सभी इंडोमाइकोराइजा में पुटिकाएँ नहीं पाई जाती थी यानी कि वेसिकल्स नहीं पाई जाती थी, इसलिए वैम का नाम बदलकर अबस्कुलर माइकोराइजा यानी कि एएम कर दिया गया। सम कॉमन फंजाई दैट कैन प्रोड्यूस इंडोमाइकोराइजा आर ग्लोमस, गीगा स्पोरा एंड एकोलोस्पोरा। तो कुछ फंजाई जो कि इंडोमाइकोराइजा प्रोड्यूस करती हैं उनके एग्जाम्पल है ग्लोमस, गीगा स्पोरा और एकोलोस्पोरा। तो आइए फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वैम और एएम क्या होते हैं। तो आप ऊपर की ओर देख सकते हैं कि रूट का ये सबसे आउटर भाग है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और ये फंगस का एंट्री पॉइंट है यानी कि ये फंगस का हाइफी है जो कि रूट सेल में इंटर कर रहा है। तो यह सबसे पहले पिनेट्रेट करके एपिडर्मिस में आता है, फिर एपिडर्मिस के बाद पिनेट्रेट करके यह हाइपोडर्मिस तक पहुंचता है। तो एपिडर्मिस के बाद अगला जो लेयर होता है वो होता है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद होता है कॉर्टेक्स। तो हाइपोडर्मिस पे पहुंचकर जो फंगस का हाइफी है वो चारों तरफ फैल जाता है। तो ये जब हाइफी फैलता है तो अगर सेल के अंदर चला जाता है यानी कि सेल के अंदर गया तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर हाइफी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यदि दो सेल के बीच में रहता है तो उसे हम बोलते हैं इंटर सेलुलर हाइफी। तो इंट्रा सेलुलर हाइफी का मतलब हुआ विद इन सेल यानी कि कोशिका के अंदर, और इंटर सेलुलर का मतलब हुआ बिटवीन द सेल यानी कि दो कोशिकाओं के बीच। तो जब ये चारों तरफ फैलता है तो कुछ वेसिकल नुमा यानी कि थैली नुमा संरचना बनाता है और ये एक स्टोरेज ऑर्गन होता है। और कुछ जो हाइफी होते हैं वो बनाते हैं अर्बस्कल्स विच आर द एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स, जो कि शोषण का कार्य करते हैं। तो ये जो अर्बस्कल्स होते हैं ये पैरासाइट फंजाई के हास्टूरिया की भांति होते हैं, और ये क्या करते हैं प्लांट के रूट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये जो फंगस का माइसीलियम है या फिर आप कह सकते हैं हाइफी है, वो इंटर करता है पहले एपिडर्मिस में, फिर हाइपोडर्मिस में, फिर यहाँ से ये ब्रांच में बदल जाता है, और ये दो तरह से इंटर करता है, इंट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर। तो ये जो हाइफी होते हैं वो दो तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेस्किल या फिर अर्बस्कल्स। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि ये जो वेस्किल्स है ज़रूरी नहीं कि ये बने, लेकिन जो अर्बस्कल्स है ये ज़रूर बनता है। इसलिए पहले जो इसे वैम बोला जाता था यानी कि वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजी, वो चेंज कर हो गया एम यानी कि अर्बस्कुलर माइकोराइजी। और इसी अर्बस्कल्स के थ्रू जो फंगस होते हैं यानी कि जो फंगस हाइफी होता है वो रूट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये था इंडोमाइकोराइजा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्टोमाइकोराइजा की। तो इक्टोमाइकोराइजा क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। ओनली 5% ऑफ वस्कुलर प्लांट्स डेवलप इक्टोमाइकोराइजा इन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिलीज पाइनेसी, फैगेसी एंड
बिटुलेसी। तो आपको बता दें कि केवल 5% जो वस्कुलर प्लांट होते हैं जैसे कि पाइनेसी, फाइगेसी और बिटुलेसी, इन सभी में इक्टोमाइकोराइजल टाइप का माइकोराइजा पाया जाता है। In this type of mycorrhizal association, fungi remain outside the root surface. Fungal mycelia form a compact and multi-layered covering on the root surface known as mantle that prevent direct contact of root tissue with rhizosphere. तो इस प्रकार के माइकोराइजल एसोसिएशन में कवक जो होता है जड़ की सतह के बाहर होता है। कवक माइसेलियम जड़ की सतह पर एक कॉम्पैक्ट और बहुस्तरीय आवरण बनाता है जिसे हम मेंटल कहते हैं, जो कि राइजोस्फीयर के साथ जड़ ऊतक के सीधे संपर्क को रोकता है। दीज फंजाई आल्सो फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ माइसीलिया इन रूट कॉर्टेक्स नोन एज हार्टिंग नेट। तो इसमें होता क्या है कि जो फंजाई का माइसीलिया होता है वो रूट कॉर्टेक्स के ऊपर की ओर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है हार्टिंग नेट क्या होता है। आगे फिगर में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो हार्टिंग नेट क्या होता है, जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, रूट के टिश्यू जो होते हैं, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वहाँ पर माइसीलिया का एक नेटवर्क बना लेता है जिसे हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। दीज फंजाई रिमेन इन द इंटरसेलुलर स्पेस एंड नेवर इंटर द रूट सेल्स। तो इक्टोमाइकोराइजा में होता क्या है, जो फंजाई होते हैं, फंजाई के जो माइसीलियम होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसमें पाए जाते हैं, परंतु ये कभी भी रूट सेल के अंदर इंटर नहीं करते, यानी कि इंट्रा सेलुलर नहीं होते, केवल इंटर सेलुलर होते हैं। तो कुछ सामान्य कवक है जो कि इक्टोमाइकोराइजा उत्पन्न करते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में ले बुलेटस एडुलिस रसुला की कुछ स्पीसीज है, राइजोपोगोन की कुछ स्पीसीज है, इसके अलावा है पीसोलिथस की कुछ जातियाँ। तो आइए फिगर के थ्रू समझते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के प्लांट की बात हो रही है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट और दूसरा है पाइन का। तो यहाँ पर आपको दो तरह के प्लांट दिख रहे होंगे, एंजियोस्पर्म और पाइन। तो उनकी जो रूट की ऊपरी लेयर है यानी कि एपिडर्मल सेल है, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल हाइफी है, यानी कि जो माइकोराइजा है उसका फंजाई है उसकी एक लेयर है और ये एक मोटी मैट लाइक स्ट्रक्चर है और इस लेयर को हम बोलते हैं मेंटल हाइफी। तो ये एपिडर्मल सेल है, यहाँ पे एपिडर्मल सेल है, इसके जस्ट आउटसाइड बाहर की ओर आपको दिख रहा होगा मैट लाइक स्ट्रक्चर बिछा हुआ है फंजाई का, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है मेंटल हाइफी। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल हाइफी होते हैं ये इंटरसेलुलर होते हैं, यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उन्हीं के बीच इनके हाइफी पाए जाते हैं। तो इक्टोमाइकोराइजा में जो एपिडर्मल के बाहर मैट लाइक स्ट्रक्चर है फैली हुई वो कहलाएगी मेंटल हाइफी, और यही मेंटल हाइफी जब अंदर की ओर दो सेल के बीच में चला जा रहा है और नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है उसको हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि मेंटल हाइफी क्या होगा और हार्टिंग नेट क्या होगा। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये बाहर की तरफ है, लेकिन आप पाइन में देख सकते हैं कि ये जो हाइफी है वो इंटर कर गए हैं, बट इंटर तो किए हैं बट दो सेल के स्पेस के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाइफी है सेल के अंदर इंटर नहीं किए हुए हैं, केवल दो सेल के बीच जो स्पेस है उनके बीच ही ये हाइफी पाए जा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं कि इक्टोमाइकोराइजी और जो इंडोमाइकोराइजी है यानी कि जो एएम है उनके फिगर के बीच क्या डिफरेंसेस है, या कह सकते हैं कि उनके माइसीलिया किस तरह से इंटर करते हैं और क्या डिफरेंसेस दिखते हैं दोनों में, उनको हम समझेंगे। तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं ये इक्टोमाइकोराइजी है, जो बाहर की तरफ एरिया है उसको हम बोलते हैं राइजोस्फियर। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइफी है वो रूट के जो आउटर एपिडर्मिस लेयर है उसके चारों तरफ एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हाइफी का, और यही स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है बाहर की ओर मेंटल, और सेल के बीच में अगर इंटर किया हुआ है तो वो कहलाता है हार्टिंग नेट। वही हम बात करें इंडोमाइकोराइजा यानी कि अर्बस्कुलर माइकोराइजा की, तो आउटर इन्वायरमेंट यानी कि राइजोस्फियर से जो माइसीलिया है वो सेल के अंदर इंटर कर रहा है और धीरे धीरे ये पिनेट्रेट करके
रूट कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जहां पर वो दो तरह से पेनिट्रेट करता है। फर्स्ट है इंटरसेलुलर और सेकंड है इंट्रासेलुलर, जिसके बारे में मैंने डिटेल से आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जब सेल में इंटर करता है तो वेसिकल्स और अर्बस्कल्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर केवल आपको अर्बस्कल्स देखने को मिलेगा, और ये जो अर्बस्कल है यह एक तरह से एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं एक सकिंग स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, प्लांट के रूट सेल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो आइए हम इक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें अक्रेंस की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंडोमाइकोराइजा होते हैं वो 90% से अधिक प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि जो इक्टोमाइकोराइजा होते हैं वो केवल 5% या 5% से कम प्लांट में पाए जाते हैं। वही बात करें हम पेनिट्रेशन की, तो इंडोमाइकोराइजा में जो फंगल हाइफी होते हैं वो कार्टिकल सेल में इंटर करते हैं, चाहे वो इंटरसेलुलर हो या फिर इंट्रासेलुलर हो। वही हम बात करें इक्टोमाइकोराइजा में, तो इनमें जो फंगल हाइफी होते हैं वो रूट सेल में पेनिट्रेट नहीं करते, वो केवल आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं और मेंटल का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं बात करें फंगल स्ट्रक्चर की, इंडोमाइकोराइजा में जो हाइफी होते हैं वेसिकल्स और अर्बस्कल का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं इक्टोमाइकोराइजा में हाइफल सीट यानी मेंटल का फॉर्मेशन करते हैं। मेंटल जिसे हम कवरिंग कहते हैं, जो कि रूट टिप के ऊपर पाया जाता है, और रूट कार्टेक्स के ऊपर जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा फंजाई किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें इंडोमाइकोराइजा में, तो इसके केस में ग्लोमेरोमाइकोटा ग्रुप के फंजाई आते हैं, जबकि अगर हम बात करें इक्टोमाइकोराइजा की, तो इसमें बेसिडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा ग्रुप के फंजाई आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। तो इंडोमाइकोराइजा के केस में मोस्ट ऑफ वस्कुलर प्लांट जैसे कि ऑर्किड, श्रब, फोलिएज प्लांट और ट्री आते हैं। वहीं हम बात करें एक्टोमाइकोराइजा की, तो एक्टोमाइकोराइजा में मोस्टली जो वुडी प्लांट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बीच, यूकेलिप्टस, ओक, पाइन, तो ये सभी एक्टोमाइकोराइजा में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरेबिलिटी की, यानी कि किसको हम कल्चर कर सकते हैं, किसको कल्चर नहीं कर सकते। तो इंडोमाइकोराइजा को हम आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते, जबकि अगर हम बात करें एक्टोमाइकोराइजा की, तो हम इन्हें आर्टिफिशियली कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंज की, यानी कि रूट में क्या चेंजेस होते हैं उसके मॉर्फोलॉजी में। तो यदि हम बात करें इंडोमाइकोराइजा की, तो इंडोमाइकोराइजा के केस में जो प्लांट रूट्स होते हैं उनमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं होता, लेकिन एक्टोमाइकोराइजा के केस में जो प्लांट के रूट होते हैं उनके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि माइकोराइजा से जुड़ा हुआ था। आई होप कि माइकोराइजा से जुड़े हुए आपके जितने भी कंसेप्ट है वो सभी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।